वेलकम बैक साथियों, राइज इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पर आपका अभिनंदन। चर्चा अपनी विभिन्न टॉपिक्स को लेकर के चल रही थी और इन्हीं टॉपिक्स में से एक ऐसा टॉपिक है साथियों जो हर टीचिंग एग्जाम्स में बना रहता है। आप रीट ले लें, ग्रेड सेकंड ले लें, ग्रेड फर्स्ट ले लें, असिस्टेंट प्रोफेसर ले लें, एनटीए नेट ले लें, केबीएस ले लें, नवोदय की विभिन्न प्रकार की एग्जाम्स को ले लें, सब में ये जो टॉपिक है जिसकी अपन आज चर्चा करेंगे, लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच का ये टॉपिक हमेशा बना रहता है। यदि अपन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ग्रेड सेकंड के अंतर्गत फिक्स्ड है, कुछ फिक्स्ड फिगर ऑफ स्पीच और फॉर्म्स हैं जिनमें से ही प्रश्न आने वाला होता है, लेकिन ग्रेड फर्स्ट के अंतर्गत ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है माय डियर कि क्वेश्चन जो आएगा ग्रेड 1 में वो कहीं से भी आ सकता है। ग्रेड अपर वाली सर्विस है, सेकंड ग्रेड से अपर क्लास की सर्विस है, इसीलिए डेफिनेटली उसमें थोड़ी डेप्थ से प्रश्न आता है। इसी चीज को अपन थोड़ी चर्चा करेंगे आज। देखिए, ग्रेड सेकंड के अंतर्गत लगभग वही प्रश्न रहेंगे, 6-7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ग्रेड 1 के अंतर्गत भी 5-6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर एक टॉपिक के लिहाज से अपन इस टॉपिक को देखें ग्रेड फर्स्ट के अंतर्गत, तो एकमात्र ऐसा टॉपिक है, ये सिंगल टॉपिक है जिसमें से 5 या 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बाद में फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक आता है, उसमें से भी 5-6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को अपन थोड़ा सा समझें। इस शिक्षक बनने के आपके इस मार्ग के अंतर्गत ये एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही शानदार टॉपिक है। और वैसे भी आप जानते हैं, एज ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, एज ए रीडर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आप जानते हैं कि ये जो लिटरेरी टर्म्स और फॉर्म्स वाली चीज है कहीं ना कहीं आपको कमजोर करती है। इसको मजबूत बनाएं, इसको अपनी स्ट्रेंथ बना लें, इसकी जो वीकनेसेस हैं उनको दूर करें। राइज इंग्लिश आपके साथ में है और हम धीरे धीरे इसको इंप्रूव करें। इसमें आप एमएच अब्राहम की मदद दे सकते हैं। हमारे वीडियोस लगातार रूप से आप देखें और डेफिनेटली इस टॉपिक के अंतर्गत अप टू अप मार्किंग हमें चाहिए। 5 प्रश्न आ रहे हैं, पांचों की पांचों प्रश्न सही जाने चाहिए। बड़े जनरल टाइप के प्रश्न होते हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी, थोड़ा सा लगाव। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, आप इफ यू वांट टू बिकम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के प्रति आपको एक स्पेसिफिक लगाव पैदा करना पड़ेगा। चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक्स हों, चाहे वो ग्रामर के हों, लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म के हों, चाहे वो मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश के हों, लिंग्विस्टिक्स एंड फोनेटिक्स के हों, ग्रामेटिकल पोर्शन हो, सब जगह से हमें थोड़ा थोड़ा इसमें स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी और तभी हम सिलेक्शन के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। आइए, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। लिटरेरी टर्म्स और फॉर्म्स के जो क्वेश्चंस 2022 के पेपर में आए, ग्रेड 1 के अंतर्गत आए, उन पे एक शॉर्ट चर्चा करेंगे जिससे आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो, एक पिक्चर बने आपके दिमाग में कि भाई किस प्रकार से प्रश्न आ रहा है, प्रश्न को हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन हमसे सॉल्व होगा कि नहीं होगा, ये दिमाग में रहता है। कई स्टूडेंट्स तो रीड तक सिमट के रह जाते हैं, कहते हैं कि आगे तैयारी का मूड नहीं है, तैयारी नहीं होगी, लेवल हाई है। अरे भाई, ऐसा क्या है? जो सफल हो रहे हैं वो भी आपके बीच से ही सफल हो रहे हैं। आप ग्रेड 1 की तैयारी क्यों नहीं करना चाहते? आपके पास में क्वालिफिकेशन है, फिर भी आप रीड की तैयारी में उलझे हुए हैं जहां पे कंपटीशन ज्यादा है। ग्रेड 1 के अंतर्गत कंपटीशन कम है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, इंग्लिश के अंतर्गत कंपटीशन है ही नहीं। दूसरे सब्जेक्ट्स के अंतर्गत अपन देखें तो उसकी तुलना में कंपटीशन है ही नहीं। खैर, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आ रहा हूं, आप सबको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, लेकिन आप इस बात को समझ लें अच्छी तरह से कि इंग्लिश में कंपटीशन नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट्स के मुकाबले बिल्कुल नहीं है। रीट में भी नहीं है, ग्रेड सेकंड में भी नहीं है, ग्रेड 1 में भी नहीं है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी नहीं है, एनटीए नेट में भी नहीं है, और दूसरी एग्जाम्स में भी नहीं है। ये अपने को समझना होगा और इसको अपनी स्ट्रेंथ बनानी होगी। मैं समझता हूं कि इंग्लिश दूसरे सब्जेक्ट्स के जैसा सरल नहीं है, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है। आइए,
लिटरेरी टर्म्स और फॉर्म्स। देखो मैं लिटरेरी टर्म्स और फॉर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको हमेशा क्लियर करता रहता हूं। हमेशा मैं बताता हूं स्टूडेंट्स के लिए कि भाई इसको समझ जाओ, इसमें कंफ्यूज नहीं हो आप, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपका फॉर्म्स होता है, दूसरा आपका टर्म्स होता है। जो फॉर्म्स है ना साथियों, इनको अपन विधा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इनको विधा कहते हैं। ये प्रकार होता है, ये डिवाइस होता है जिसके अंतर्गत अपन लिटरेचर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिटरेचर लिख रहे हैं, तो क्या लिटरेचर लिख रहे हैं? आपने कहा कि मैं लिरिक लिख रहा हूं, तो मैंने पूछा अच्छा आप लिरिक लिख रहे हैं, तो लिरिक जो है एक प्रकार का फॉर्म है। क्या है वो फॉर्म बन जाता है साथियों, वो विधा बन जाती है। लेकिन उसी लिरिक को अब जब अपन सुंदर बनाना चाहते हैं, हम उसको सजाना चाहते हैं, हम उसको अलंकारिक बनाना चाहते हैं, उस स्थिति के अंतर्गत हम टर्म्स का प्रयोग करते हैं। और इन्हीं टर्म्स को अपन क्या कहते हैं? इन्हीं टर्म्स को अपन फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इन्हीं टर्म्स को अपन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। इन्हीं से ब्यूटिफाइड होती है लैंग्वेज, इसी से लैंग्वेज के अंतर्गत सुंदरता आती है, इसी से भाषा चमत्कारिक बनती है, इसी से भाषा अलंकारिक बनती है। ये स्केलेटन है, ये एक ढांचा है। उस ढांचे पर अलंकार करने का कार्य, सजाने का कार्य, ब्यूटिफिकेशन का कार्य टर्म्स करते हैं। दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। स्टूडेंट्स को भी जब आप पढ़ाएं तो क्लियरली बताएं, आप भी समझें, आप भी इसको क्लियरली समझें कि किस प्रकार से अपने दोनों चीजों में डिफरेंस है। अब देखिए 2022 के क्वेश्चंस देखें साथियों, इनको क्लियरली अपन समझ लें कि किस प्रकार से ये प्रश्न जो है आ रहे हैं। इसके अंतर्गत देखें, इनको समझ लें अपन। देखिए अब इसके अंतर्गत जो आप देख रहे हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें अपन देखें देखिए एलिजी से कंपेयर करना है। यहां पे अपने को राइटर दिए हुए हैं, कुछ राइटर्स दिए हुए हैं और उन्होंने कुछ एलिजीज लिखी हैं। उन एलिजीज से अपने को मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए ये एलिजी है साथियों, देखो ये एलिजी है और ये राइटर है। अब देखो लाइसीडस किसने लिखा था सर? जॉन मिल्टन ने लिखा था। किसने लिखा था? जॉन मिल्टन ने लिखा था। किसके लिए एड्रेस किया है? किंग एडवर्ड के लिए एड्रेस किया है। किंग एडवर्ड के ऊपर लिखा है। किंग एडवर्ड के ऊपर क्या लिखा है? लाइसीडस क्या है? एक प्रकार की पेस्टोरल इलिजी है। पेस्टोरल इलिजी क्या होती है गुरुजी? पेस्टोरल इलिजी जो है ग्राम्य जीवन पर, ग्रामीण पृष्ठभूमि पर एक इलिजी लिखी जाती है। इलिजी क्या होती है गुरुजी? इलिजी जो है वो शोक गीत है, वो मोर्नफुल सॉन्ग होता है, एक प्रकार का किसी डेड व्यक्ति को एड्रेस किया जाता है। इसकी और क्या विशेषताएं हैं गुरुजी? इसकी विशेषताएं तो देखो, इसके अंतर्गत जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसको संबोधित किया जाता है। एक जो पॉइंट होता है वो शेफर्ड बन जाता है। इसके अंतर्गत मरने वाला जो डेड व्यक्ति है वो भी इसके अंतर्गत शेफर्ड बन जाता है। इसके अंतर्गत अपन देखें, एक क्वेश्चन आता है डर्ज का संबंध भी इलिजी के साथ है, थ्रेनोडी का संबंध इलिजी के साथ है, मोनोडी का संबंध भी इलिजी के साथ है। तो इलिजी दो प्रकार की होती है, एक पेस्टोरल इलिजी होती है, एक पर्सनल इलिजी होती है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में तैर जानी चाहिए। जैसे ही प्रश्न आए दिमाग में हमारे में क्वेश्चन तैर जाए, उत्तर तैर जाए, विभिन्न प्रकार के उसके ऑप्शंस की क्लैरिटी हमारे दिमाग में हो, चयन सुनिश्चित है, चयन इंतजार ही कर रहा है। देखो मिल्टन, लाइसीडस किसकी है? मिल्टन की है। इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स किसकी है साथियों? ऑर्डन की है। किसकी है? ऑर्डन की है। किसके ऊपर लिखी गई है? W.B. येट्स के ऊपर लिखी गई है। W.B. येट्स के ऊपर लिखी गई है। ये एक पर्सनल इलिजी है। अब आगे आ जाओ, एडोनेइस किसने लिखी है साथियों? शैली ने लिखी है। किसने लिखी है? शैली ने लिखी है। किसके ऊपर लिखी है? जॉन कीट्स के ऊपर लिखी है। जॉन कीट्स किस मूवमेंट से संबंध रखते हैं? रोमांटिक मूवमेंट से संबंध रखते हैं। पीबी शैले किस मूवमेंट से संबंध रखते हैं? रोमांटिक मूवमेंट से संबंध रखते हैं। ये किस प्रकार के पोइट्स हैं? ये जूनियर रोमांटिक पोइट्स हैं।
अब आगे आ जाओ, थायरेसिस। थायरेसिस किसने लिखी है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है। किसके ऊपर लिखी है? ह्यूग क्लो के ऊपर लिखी, ह्यूग क्लो के ऊपर ये लिखी। अब देखो चारों की चारों आपकी एलिजीज क्लियर है, लेकिन 4 क्लियर नहीं भी होती तो भी आप कर सकते थे, एलिमिनेशन से कर सकते थे। देखो ऊपर चलिए आप सबसे पहले देखिए ए, शैली। शैली ने क्या लिखी है? एडोनिस। ए पर आ जाओ और लिखने वाला क्या है? एडोनिस लिख रहा है। थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखो ऑप्शन ए में 4th आ रहा है, यहाँ पे 4th आ रहा है, यहाँ पे 4th आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है। कुल मिला करके यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन ए के अंतर्गत, ऑप्शन बी के अंतर्गत ए के साथ में थर्ड है, तो यही राइट हो गया ना, कहीं कोई जाना ही नहीं है। फिर भी आप देख लो बी का, अब देखिए बी में मिल्टन है, मिल्टन ने क्या लिखी है? लाइसिडस, तो ये आपका 1 हो गया। आर्नोल्ड ने क्या लिखी है? थायरेसिस, आप देखिए सी के अंतर्गत 4th हो गया। ऑर्डन ने क्या लिखी है? इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बीट्स, ये आपका 2nd हो गया। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर हमें जोर देना है। टर्म्स हैं, फॉर्म्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चन आएंगे 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा इसमें क्या है? एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है ये क्वेश्चंस, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं। आपको इनको समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। इनमें अपन टप्पा भी नहीं दे सकते क्वेश्चन को जब तक हमारी अप्रोच नहीं है, जब तक हमें यह नहीं पता कि पीवी शैली का संबंध रोमांटिक पीरियड के साथ है, किस प्रकार की पोएम्स लिख रहे हैं, एडोनिस कब लिखी उन्होंने, कहां लिखी, किसके ऊपर लिखी, कीट्स के ऊपर लिखी है, कीट्स की मृत्यु कैसे हुई, कितनी 26 ऑफ ईयर्स में उनकी मृत्यु हो गई। बिल्कुल यंगेस्ट ऑफ रोमांटिक पोइट्स वो कहे जाते हैं, है ना, ब्यूटी के पोइट है ना, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर उनकी पंक्तियां हैं। तो एंडीमियन उन्होंने लिखी है, तो उन्होंने ग्रेशियन आर्न लिखी है जो आपके सिलेबस के अंतर्गत लिखी हुई है, ग्रेड 1 के अंतर्गत। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में क्लियर हो, बिल्कुल पिक्चर भी क्लियर हो, तो हमारी बात आगे बने। अब देखिए लिटरेरी टर्म्स का अगला क्वेश्चन देखें अपन 2022 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। अब कितना सरल है। अब इस प्रकार के प्रश्नों को भी जब अपन गलत करते हैं ना तो दुख होता है। सिमिली क्या है? उपमा कहते हैं साथियों। क्या विशेषताएं सिमिली की? 2-3-4 विशेषताओं को बिल्कुल तैयार रखो, याद रखो। 2 डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स की तुलना होगी। फूल की तुलना पत्ती के साथ में नहीं हो सकती, फूल की तुलना होगी किसी पशु के साथ में, किसी पशु की तुलना किसी इंसान के साथ में होगी, फूल की तुलना फूल के साथ में नहीं, आदमी की तुलना आदमी के साथ में नहीं। लाइक एज इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल होता है। 2 डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स की तुलना होती है, कंपैरिजन किया जाता है, एक प्रकार का स्ट्राइकिंग इमेज पैदा की जाती है, उसको सिमिली कहते हैं। मेटाफर भी इससे रिलेटेड है और इसीलिए मेटाफर को कंप्रेस्ड सिमिली कहा जाता है। मेटाफर थोड़ा अलग है, उसकी बाद में चर्चा करते हैं, पहले सिमिली। अब सिमिली में जो शब्द आते हैं ना, देखो साथियों, एज, लाइक और लाइक एज, इस प्रकार के शब्द इसमें देखने को मिलते हैं चैंपियंस। अब देखिए, आई वॉन्डर्ड लोनली एज क्लाउड आ गया ना। आई एक पर्सन है, पर्सन की तुलना किससे हो रही है? क्लाउड से हो रही है चैंपियंस। अब देखिए इसमें एज आ गया ना, अब ये एज जो है सिमिली की ओर ले जा रहा है। अगला एग्जांपल देखिए, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक ए पार्ड। अब देखो ये जो लाइन है ना, वो ली गई है शेक्सपियर के एज यू लाइक इट में। एक छोटा सा पार्ट आता है ना, जो आप ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज के नाम से एक पोएम है, आपने सुनी होगी, अक्सर सिलेबसेस में भी लगी हुई है। तो वहां पे जो है ना, वो जो व्यक्ति है ना, सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, अजीब प्रकार की शपथ लेता है, एंड बियर्डेड और दाढ़ी होती है उसकी पार्ड लाइक, है ना, लियोपार्ड से तुलना हो रही है, तो सिमिली हो रही है यहाँ पे। द शिप ऑफ लाइफ, यहां पे कुछ दिख नहीं रहा है। फिर भी अगला एग्जांपल देखेंगे अपन, विंड्स होलिंग एंड अप गैदर्ड लाइक। अब विंड्स जो है ना, विंड्स की तुलना किससे हो रही है? फ्लावर्स से हो रही है, और शब्द क्या मिल रहा है आपको? लाइक मिल रहा है। तो बताओ कहां पे कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन ही नहीं चैंपियंस, बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि एग्जांपल 1 और बी और डी ये सिमिली के हैं, लेकिन शिप ऑफ लाइफ यानी कि सी जो है वो नहीं है, इसमें सिमिली नहीं है, सिमिली नहीं है इसमें, तो आपका राइट हो जाता है। बिल्कुल इजी तरीके से आप करें, समझ में आएगा आपको, और क्लियरली आप इसको ऑप्शन के रूप में भी चुन पाएंगे। अब देखिए, वंस हैड सेड,
वंस एक कवि का नाम है, वो क्या कह रहे हैं, ओ माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज। अब ये जो लव है ना, बिलवेड उनकी, इसकी तुलना किससे की जा रही है, रेड रेड रोज से की जा रही है। और शब्द क्या मिल रहा है आपको, लाइक मिल रहा है। लाइक मिल रहा है ना चैंपियंस, टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, मिल रहे हैं सर। लाइक एज लाइक ऐसे शब्द मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, बिल्कुल मिल रहे हैं। तो फिर दिक्कत कहां आ रही है, हुआ कि नहीं हुआ सिमिली। लेकिन पर्सोनिफिकेशन हुआ क्या, नहीं। पर्सोनिफिकेशन दूसरी चीज है। जब आप इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट बनाते हैं तो उनको फिर अपन पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे द लव इज ब्लाइंड, तो ब्लाइंडनेस का जो फीचर है ना वो ह्यूमन फीचर है, लेकिन लव जो है उसमें ये आप डालते हैं तो ये पर्सोनिफिकेशन होता है। और इसी से मिलता जुलता है अपस्ट्रॉफी, वो संबोधन है, उसमें आप डायरेक्ट संबोधन करते हैं, ओ शेक्सपियर दाउ आर ग्रेट। तो वो वाली जो बात आ रही है वो पर्सोनिफिकेशन में आ रही है। ऑक्सीमोरॉन जो है उसमें टू ऑपोजिट टर्म्स जो है ना वो साथ साथ में लाए जाते हैं। जैसे आइडली बिजी, क्लियरली मिसअंडरस्टूड, जेरोक्स कॉपी, है ना। तो इस प्रकार के शब्द आते हैं ऑक्सीमोरॉन के अंतर्गत। हाइपेबली तो आप जानते हैं जिसमें बड़ा चढ़ा करके बातें करते हैं, एग्जेजरेशन के अंतर्गत बात की जाती है। जैसे आई हैव नॉट सीन यू फॉर एजेस। अब एक एज में 100 साल होती है और एजेस कहते हैं 200 साल होती है, जो कि जीवन नहीं होता। जैसे ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। लेडी मैकबेथ कहती हैं कि सारे अरब की इत्र भी मेरे हाथों को खुशबूदार नहीं बना सकती। तो वो जो है वो हाइपेबली है। साथियों देखो, ग्रेड 1 के अंतर्गत या ग्रेड 2 के अंतर्गत सिलेक्शन के लिए अपने को थोड़ी स्ट्रेंथ तो बनानी पड़ेगी। नॉर्मल क्वेश्चंस को करके हम सफल नहीं हो पाएंगे। ऑप्शन चाहे सही चला जाए लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, तब जाकर के बात बनती है। नहीं तो फिर अपन क्या उलझ जाते हैं और ऑप्शन हमारा सही भी हो जाता है लेकिन वो टप्पा ही होता है एक प्रकार से। अब देखिए अनोमेटोपोइया जो है वो पोएट्री के अंतर्गत क्या पैदा करता है। अब देखो अनोमेटोपोइया जो है वो एक प्रकार का ध्वनि अलंकार है। देखो मैं समझाऊं, बिना ऑप्शन देखे हुए समझो एक बार। इसको अपन ध्वनि अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन ध्वनि अलंकार कहते हैं। अब इसके अंतर्गत जो है ना बेसिकली क्या चीज होती है, बेसिकली ये इको के ऊपर चलता है। तो इसमें इकोइज्म भी देखने को मिलता है। अब जैसे एरोप्लेन इज जूमिंग इन द स्काई, द स्नेक केम आउट विद ए हिस, दे क्लोज द विंडो विद ए बैंग। तो जो पर्टिकुलर चीज की जो पर्टिकुलर साउंड होती है ना, उस साउंड से एसोसिएट करता है, उस साउंड से। तो साउंड शब्द आ जाए, इको शब्द आ जाए, म्यूजिक शब्द आ जाए, अगर ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं ना तो वो अनोमेटोपोइया हो जाता है साथियों। देखो ड्रामेटिक इफेक्ट नहीं होगा, पिक्टोरियल इफेक्ट नहीं होगा, ऑरल इफेक्ट नहीं होगा, म्यूजिकल इफेक्ट होगा साथियों। क्योंकि जो अनोमेटोपोइया है वो म्यूजिक का इफेक्ट हो या साउंड इफेक्ट हो या इकोइक इफेक्ट हो, इसी को लेकर के आता है अनोमेटोपोइया हुआ, है ना। इसमें सिनकडकी हुआ, मेटोनिमी हुआ, इनमें से प्रश्न अक्सर बन रहे हैं। तो इनको डिटेल वाले वीडियो में अपन क्लियर भी करेंगे, एग्जाम्पल्स भी देंगे इनके संदर्भ में, जिससे ज्यादा क्लैरिटी पैदा हो। देखिए अगला क्वेश्चन देखें अपन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, ये इनकरेक्ट है ना, नॉट करेक्ट है। इनको बिल्कुल सावधानी से पढ़ा करो साथियों। मैं बताऊं चैंपियंस, आपके सिलेक्शन में कई बाधा तो आप स्वयं हैं, आप स्वयं बाधा बन जाते हैं। आप इतनी जल्दीबाजी दिखाते हैं, कई बार फिर बाद में एग्जाम के बाद में मिलते हो तो कहते हो कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। आप गंभीरता का परिचय दें, क्वेश्चन को बड़े धैर्य से पढ़ें। दो चीजों का मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अक्सर कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल धैर्य से पढ़ें और उनके ऑप्शंस को धैर्य से पढ़ें। इससे आपके कम से कम 3 से 4 प्रश्न आप प्लस में जाएंगे, डेफिनेटली मैं बता रहा हूं आपके लिए। अब इसमें इनकरेक्ट वाली बात है, इनकरेक्ट का मतलब है नॉट करेक्ट। अब नॉट करेक्ट में देखिए प्रश्न है आपका, ओड क्या चीज होती है। ए लॉन्ग लिरिक पोइम बिल्कुल होती, लिरिकल क्वालिटी जिसके अंतर्गत होती है।
लिरिकल क्वालिटीज इसके अंतर्गत होती ही होती है ना। सोलेम एंड सीरियस टोन बिल्कुल होती है इसके अंतर्गत, ठीक है। एड्रेसेस टू ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल एड्रेस्ड सॉन्ग तो इसको कहा ही जाता है, ओड को एड्रेस्ड सॉन्ग तो कहा ही जाता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, ये बात नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो गया सर, यही हो गया चौथा वाला। अब 14 लाइन्स क्या होती है सर, सोनेट में होती है। किसमें होती है सर, सोनेट में होती है। क्या हर 14 लाइन की कविता सोनेट होती है, नहीं होती। कौन सी होती है, इयाम्बिक पेंटामीटर वाली होती है सर, ठीक है। लेकिन क्या कुछ सोनेट ऐसी है जिनमें कम पंक्तियां भी होती हैं चैंपियंस। कौन सी होती है, कर्टेल सोनेट, कितनी पंक्तियां, 10.5 पंक्तियां होती हैं सर, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे होली सोनेट्स होती हैं, उनको अपन क्राउन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। उनके अंतर्गत कितनी पंक्तियां होती है, 16 पंक्तियां होती है। क्राउन सोनेट में 16 पंक्तियां होती है ना। और कर्टेल सोनेट में 10.5 पंक्तियां होती है, सामान्य सोनेट में 14 पंक्तियां होती है। तो ये जो है जनरल नेचर के क्वेश्चंस होते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा अपन समझ लेते हैं तो डेफिनेटली अपन के क्वेश्चन सही जाते हैं। सोनेट में क्या होता है, बहुत देखो आ ही गया, अभी चर्चा ही कर रहे थे। सोनेट में क्या होता है, 14 लाइन की पंक्ति, 14 लाइन्स की होती है, लेकिन किस में लिखी जाती है, वो इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है, वो इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है ना। तो स्पॉन्डेट टीट्रामीटर नहीं, एनेप्सेटिक डायामीटर नहीं, ट्रोकेट टीट्रामीटर नहीं, इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, ठीक है ना। अब देखो साथियों, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं इसको, है ना। इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है, वैसे एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। अब इसमें देखो, एक तो होता है आपका फीट और इसमें एक होता है फीट की स्टाइल। अब फीट जो है ना, वो होता है जैसे मोनोमीटर ना, डायामीटर, ट्रीमीटर, टीट्रामीटर, पेंटामीटर, है ना। और इसके अंतर्गत आपका ये हो गया हेक्सामीटर, हेप्टामीटर और ओक्टामीटर। तो ये तो आपके फीट है दरअसल। अब फीट क्या है, कोई स्टाइल ले लेता है, जैसे वो इयाम्बिक ले सकता है, इयाम्बिक ले सकता है। ये भी कुछ है, इनकी भी संख्या है, ये 7 है। जैसे इयाम्बिक ले सकता है वो, इयाम्बिक है ना। ट्रोकेक ले सकता है, ट्रोकेइक वो ले सकता है ना। वो स्पॉन्डी ले सकता है, इसमें और भी है लेकिन उनकी अपन चर्चा नहीं कर पाएंगे यहां पे। अब देखिए, इसमें जैसे अगर फीट जो है और फीट की स्टाइल जो है, अब इसमें देखो फीट की स्टाइल उसने इयाम्बिक ले ली, जैसे उसने पेंटामीटर है उसका और इयाम्बिक उसने स्टाइल ले ली है। अब पेंटा का मतलब है 5, भाई मोनो का मतलब 1 है, डाई का मतलब 2 है, ट्री का मतलब 3 है, टीट्रा का 4 है, पेंटा का 5 है। तो पेंटा का मतलब 5, ठीक है, 5 वर्णों के ऊपर वो चलेगा। और इयाम्बिक का मतलब हो गया, इयाम्बिक का मतलब है अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, ट्रोकेइक का मतलब है स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, स्पॉन्डी का मतलब है स्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। फिर वो छोड़िए आप, तो इयाम्बिक पे आ जाए अपन। इयाम्बिक में है अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, तो इयाम्बिक का मतलब हो गया अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। अब अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड यानी कि 2 लेवल यहां पे रहेंगे, एक अनस्ट्रेस्ड रहेगा, एक स्ट्रेस्ड रहेगा। इनटू 5 इज इक्वल टू 3 जो टेंस लेवल वहां पर आपके आएंगे। एक लाइन में कितने लेवल आएंगे आपके, 10 लेवल्स वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। 5 फीट से चलेगा और इयाम्बिक में मतलब 2 वर्ण आ रहे हैं आपके, एक अनस्ट्रेस्ड है, एक स्ट्रेस्ड है, तो आपको 10 लेवल वहां पर देखने को मिलेंगे। इसीलिए इसको इयाम्बिक पेंटामीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इयाम्बिक पेंटामीटर। अब इयाम्बिक पेंटामीटर का मतलब क्या हुआ, उल्टा समझ लो। इयाम्बिक का मतलब हुआ एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड, पेंटा का मतलब हो गया 5 और मीटर का मतलब 5 फीट, ठीक है ना। तो 2 × 5 इज इक्वल टू 10 लेवल्स आपके वहां पर आपको देखने को मिलेंगे।
इसीलिए सोनेट जो है ना, सोनेट को डी के सिलेबिक भी कहते हैं, सोनेट को डी के सिलेबिक में भी कहते हैं कि ये डी के सिलेबिक में लिखी जाती है। डी का मतलब 2। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे, इनको थोड़ा सा एक डिटेल में चर्चा करेंगे जिससे आपको क्लियरली एक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में डेवलप हो इनको लेकर के। तो ये जो है ना फिगर ऑफ स्पीच टर्म्स जो है, इसके अंतर्गत जो मीटर वाला भी जो पॉइंट है, इसको भी थोड़ा सा अपने को क्लियरली समझना होगा। लिटरेचर में एक इंटरेस्ट बढ़ाएं, इसको डेप्थ से स्टडी करना चालू करें। सिलेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद जुड़ने के लिए।